तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट नहीं, हमारी फैमिली आई है पंजाब से। आज हमारे साथ है EYP क्रिएशंस के को-फाउंडर निखिल द्विवेदी भैया और इंडिया के उभरते सितारे कुशाग्र। और EYP क्रिएशंस के बारे में आपको बता दूं, पंजाब के जितने टॉप आर्टिस्ट हैं जिनके गानों पे हम झूमते हैं, मज़े लेते हैं, जस्सी गिल पाजी, बब्बल राय पाजी, बी प्राक पाजी, परमीश पाजी और भी जितने बड़े नेम्स हैं पंजाब के, सबको मैनेज करते हैं हमारे निखिल भैया और EYP क्रिएशंस। और उन्हीं का ही एक यंग टैलेंट उन्होंने स्काउट करा है जो कि है कुशाग्र। तो आज हम बात करेंगे आर्टिस्ट मैनेजमेंट के बारे में, पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में, सब कुछ। हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस एपिसोड में, तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखना। आप कुछ ना कुछ यहाँ से वैल्यूएबल लेकर ही जाओगे। तो शुरू करते हैं भैया, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया पाजी, बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सो मच। पहले तो आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और इतना हम अभी डिजर्व नहीं करते। आप लोगों के साथ इतना करके भी हम खुश नसीब है कि हम आपके साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि आपसे वैसे ऑफ कैमरा जब बातें होती है, जब हम आपसे सीखते हैं, तो हमें तो ये लगता ही है हर बार कि ये बातें बाहर आनी चाहिए, लोगों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। तो भैया शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमें बताओ कि आप आर्टिस्ट मैनेजमेंट, ये जो लाइन है, इसमें आए कैसे और कैसे हुई थी वो शुरुआत, ज़रा बताओ। जी। सो बेसिकली अगर मैं करियर की बात करूं, जो मेरे करियर की शुरुआत है वो बड़े एक डिफरेंट मोड में हुई। मैं ना बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूं और ना ही मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि मैं खुद बिज़नेस कर सकता। मैं एक स्पोर्ट्समैन था, तो 6th स्टैंडर्ड से मैं क्रिकेट खेलता था और आई थिंक जब फर्स्ट ईयर में हो जाते हैं तब तक मैंने क्रिकेट खेली। 9 साल, 9 ईयर्स मैंने क्रिकेट को दिए। मैं अंडर 15 पंजाब को रिप्रेजेंट किया, अंडर 17 पंजाब को रिप्रेजेंट किया। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस कह सकते हो, जो नहीं भगवान ने चाहा कि हम आगे बढ़ सकें, तो मैं नहीं बढ़ पाया। तो बड़ा डीमोरलाइज हो गया, दिल्ली आ गया। दिल्ली 1.5-2 साल रहा, कुछ बना नहीं, क्योंकि पढ़ाई कभी करी ही नहीं थी। अब पढ़ाई करी हो तो आगे की पढ़ाई समझ आए। 6वीं क्लास के बाद कभी स्कूल ही नहीं गए। तो वो भी 2-3 साल ऐसी आप कह सकते हो कि एक फ्रस्ट्रेशन पीरियड था मेरी ज़िंदगी का। जब एक उस एज में क्या होता है, आप पेरेंट्स से लड़ते हो, जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, कोई बड़ा गोल छोटी उम्र में देखा होता है और ना अचीव हो, तो वो दौर चल रहा था मेरी ज़िंदगी का। तो मैं वापस जब चंडीगढ़ गया तो वहाँ पर मेरे एक फादर के फ्रेंड हैं, रियाद भरा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं उनके, तो मैं उनके साथ काम करना शुरू किया, जहाँ मुझे पहली बार पता लगा कि बिज़नेस क्या होता है। अच्छा। तो उनके साथ बेसिकली आप असिस्टेंट का काम लगा लो, तो वो मैं साथ में करता था। ही इज़ आवर फैमिली मेम्बर ओनली। तो मेरी जितनी पढ़ाई या एजुकेशन है बिज़नेस की, वो वहाँ से हुई। वहाँ से मुझे पता लगा कि बिज़नेस कैसे करते हैं, चेक क्या होता है या अकाउंट्स क्या होते हैं, HR क्या होता है, जो भी होता है। तो 3 साल मैं उनके साथ रहा, तो वो मेरी एजुकेशन थी। उसी दौरान कॉलेज के अंदर मुझे मयूरी, जो मेरी वाइफ है, वो मिली और साथ ही अंकुश मेरा पार्टनर है। हम तीनों ने वहाँ पर एक जोड़ी बनाई कि हाँ जी, हम इकट्ठे मिलके कुछ करेंगे। तो अब करेंगे में हमने सोचना शुरू किया कि हम क्या करेंगे। तो उस टाइम हम तीनों को बड़ा शौक़ था म्यूज़िक का। तो हम जैसे कॉलेज के अंदर भी म्यूज़िक इवेंट्स होते हैं, तो वो हम खुद ऑर्गेनाइज़ कराते थे, सारे तीनों मिलके। वो स्टूडेंट थे, मैं वहाँ पर काम कर रहा था। तो हमारा इंटरेस्ट बनते 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 2014 में फिर हमने डिसाइड किया कि हम EYP शुरू करते हैं। अच्छा। सो ये इस तरीके से EYP की इंसेप्शन हुई। तो ऐसा कह सकते हैं कि आपने प्रैक्टिकली सब सीखा है करके, रैदर देन कि जिसको कहते हैं कि किताबी कीड़ा है उससे सीखा है। प्रैक्टिकली आपकी नॉलेज सीखते सीखते प्रैक्टिकली आ गया। हाँ, क्योंकि आप देखो ना, हाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर मैंने कुछ सीखा है तो मैंने स्पोर्ट्स से काफ़ी कुछ सीखा। स्पोर्ट्स में मुझे टीम गेम के बारे में पता लगा। स्पोर्ट्स में मुझे ये पता लगा कि हार कैसे आपने फेस करनी है और अगले दिन दोबारा लड़ने कैसे जाना है। सो कई बिज़नेस के असूल मैंने वहाँ से सीखे, जो कि बेसिकली एक सेम ही होते हैं किसी भी फील्ड में। फिर वहाँ से निकल के जब हमने कंपनी शुरू करी, तब भी ये नहीं पता था क्लैरिटी से कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट क्या होती है। सो ये दौरान अगर आप देखो, मेरी जो जर्नी है वो ऐसे रही है कि जो शुरू करने लगे उसी टाइम सीखा। हाँ,
हमारा भी सिमिलर था क्योंकि हमें यूट्यूब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, करते करते सीखते हैं। बट पाजी ये बताओ, जो आर्टिस्ट पहला कौन सा था और मैनेजमेंट कैसे आपने उस लाइन में आए कि मैं आर्टिस्ट को बड़ा करूंगा, ये मुझे बिजनेस देगा? क्योंकि उस टाइम तो इतना मेरे ख्याल से मैनेजर्स का रोल इतना नहीं होता था, तो आपको ये इसमें स्कोप कैसे दिखा कि यार अगर मैं मैनेजर बन जाऊं? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, आर्टिस्ट बड़ा हो रहा है, ही माइट चेंज मी, या मैं इसको बड़ा कैसे करूंगा, मेरे को तो खुद स्ट्रैटेजीज भी नहीं आते। आपने कॉलेजेस में काम करा था, तो वो कैसे हुआ? जब हमने कंपनी शुरू करी तो हमने बेसिकली शुरुआत इसकी इवेंट मैनेजमेंट से हुई। अच्छा। तो हमने जैसे कुछ कंपनीज के छोटे छोटे कैनोपीज लगानी शुरू करी। कि जो यहाँ आप देखते नहीं सोसाइटियों के अंदर की, हाँ जी, कैनोपी लगी होती है, दिवाली मेला हाँ चल जी, रहा है हाँ। अभी तो खूब लगी हुई तो है। हमारी शुरुआत यहाँ से हुई। अच्छा। पहले 6-7 महीने 8 महीने निकल गए और कैनोपियाँ ही लगा रहे हैं। 15,000 रुपये लोग देते थे, 2,000-3,000 बचता था। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी भी हम कर क्या रहे हैं अभी। तो कुछ हो भी नहीं रहा और कहने को काम भी कर रहे हैं। तो उस दौरान मेरे क्रिकेट के दोस्त हैं, उनका नाम है बब्बल राय बाजी। अच्छा। वो वो इंडिया आए ऑस्ट्रेलिया से, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया रहते थे और वहाँ उन्होंने गाने कर भी रहे थे। तो वो इंडिया आए तो हम दोनों मिले। तो जब हम मिले तो उन्होंने कहा यार तू मुझे मैनेज क्यों नहीं कर लेता? तो मैंने कहा जी मैनेज क्या होता है, ये वर्ड के मैंने पहली बार सुना है। जो तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो वो होता क्या है? तो कहते हैं कि ये ऐसे होता है कि तू मुझे मैनेज करेगा, शोज़ आएंगे, हम शोज़ पे परफॉर्म करा करेंगे और पैसे बनेंगे, उसमें से 1% तू रख लिया करियो, बाकी हम कर लेंगे। तो ऐसे शुरू करते हैं। तो मैं घर गया वापस, मुझे आज भी वो दिन याद है, मैंने गूगल पे सर्च किया व्हाट इज़ एन आर्टिस्ट मैनेजर। अच्छा। तो वहाँ उसकी डेफिनेशन आ गई सारी कि आर्टिस्ट मैनेजर क्या क्या काम करता है। तो मैंने 2 दिन पढ़ाई करी। 2 दिन पढ़ाई करके उसकी फिर मैं तीसरे दिन बब्बल भाई को फ़ोन किया। मैं कहा भाई अब ऑफिस आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ हम कर क्या सकते हैं। तो फिर वो आए, मयूरी, अंकुश और हम तीनों बैठे, तीन ही हम ही टीम थी, हम ही फाउंडर थे। तो आए वो ऑफिस, फिर हमने उन्हें एक्सप्लेन किया कि पाजी ये 4-5 चीज़ें हम करेंगे। तो वहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। तो बब्बल पाजी और जस्सी साथ ही परफॉर्म करते थे, मतलब अभी शुरू करना था तो उन दोनों की दोस्ती थी। तो जस्सी पाजी भी साथ ही आए। तो जस्सी पाजी से आप उन्हीं के थ्रू मिले थे? उन्हीं के थ्रू मिला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उन्हीं के थ्रू मिला। तो उसी टाइम मिला और दोनों का करियर भी अभी शुरू हो रहा था। इधर हमारा तो करियर था ही नहीं, हम तो जीरो पे थे, वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, उन्हें ऑलरेडी पता था चीज़ें। तो फिर वहाँ से अगर मैं ट्रू EYP की इंसेप्शन की बात करूँ तो वो वहाँ से हुई है। पर पाजी जब अब बड़ी होने लगी EYP और आर्टिस्ट आने लगे और नए बड़े आर्टिस्ट और बड़े होने लगे जी, तो कभी आर्टिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता यार तुम उधर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, मेरे पे कम दे रहे हो, या उसके शोज ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे? तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कैसे फेस करते हो? इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। क्या हुआ कि पहले हम खुद ही ट्रैवल करते थे, तो हम ही ट्रैवल मैनेजर्स भी थे, जो जिनको शायद पता होगा कि ट्रैवल मैनेजर होते हैं कि जो साथ जाते हैं आर्टिस्ट के, शोज़ एग्जीक्यूट भी कराते हैं। तो पहले 1.5-2 साल हमने खुद ही किया। फिर हमें लगने लगा कि अब आगे अगर ग्रो करना है तो हम जो कर सकते हैं बेसिकली अपने आर्टिस्ट के लिए वो हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग में या एग्जीक्यूशन में वेस्ट हो रहा है। हम शोज़ कैसे सेल करेंगे, हम ब्रांड्स कैसे लेके आएंगे, हम आर्टिस्ट पे फोकस ज़्यादा कैसे करेंगे। हम तीनों ने डिसाइड किया कि अब हमारा वक्त आ गया एक टीम बिल्ड करने का। तो हमने 2016 से टीम बनानी शुरू करी, इंडिविजुअल आर्टिस्ट के लिए इंडिविजुअल टीम। अच्छा जी, ये हमारा शुरू से रूल रहा। उसमें क्या है, कई बार क्या होता है लोग ये कर लेते हैं कि यार सारे पैसे मैं ही कमाऊं, कि मैं खर्च ना करूं किसी पे। तो ये अपना फॉर्मेट शुरू से रहा ही नहीं। तो मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ बोली थी, आपको पता है, आप आए भी थे, पापा से मिले भी थे। तो मैं अपने फादर की ही फंडे फॉलो करता हूँ और ज़िंदगी में जो कहा है, मतलब जो उन्होंने बोला है, हम सामने उन्हें ना बोलें बट एक्चुअल में हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा, जिप्सी मेरे घर का नाम है, कहते जिप्सी कमाओ ते बांट खाओ, कमाओ और बांट खाओ बेसिकली। फिर हमने ये स्ट्रेटजी फॉलो की, हमें टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। फिर उसी दौरान बी प्रैक भाई आके भी गए हैं। बी प्रैक भाई हमें 2016 में मिले, गुरनज़र हमें 2015 में मिला,
तो सेम परमीश पाजी हमें 2016 में मिले, तो आर्टिस्ट एड ऑन हो ही गए। और हमने एक और चीज़ बड़ी स्पेसिफिक रखी, हमने एक जॉनर का एक ही आर्टिस्ट रखा, क्योंकि एक सिंगिंग के बीच भी आप देखो डिफरेंट जॉनर ऑफ आर्टिस्ट हैं, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ आर्टिस्ट हैं, हर बंदे का अपना एक नया फ्लेवर है। कोई सिंगर एक्टर हैं, कोई सूफी आर्टिस्ट हैं, कोई हिप हॉप गाते हैं, कोई लाइव हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जॉनर हैं। तो वो हमने हमेशा से रखा कि अगर हम एक जॉनर का एक बंदा ले आए तो हम दूसरा नहीं लेके आएंगे। तो इसी तरीके से टीम भी हुई, सबको इंडिविजुअली अटेंड भी किया गया और करते भी हैं, और सब पे इंडिविजुअली टाइम भी दिया जा रहा है। सो परमात्मा की दया से वो टीम ने हमारी बहुत हेल्प करी। पाजी मेरे को ना ये जानना, जैसे आपने बोला आपने हर एक आर्टिस्ट को इंडिविजुअल टीम दे दी। अब इनिशियली बंदा आपके वो स्टार्टिंग के डेज ही थे, तो बिजनेस वाइज मैं जानना चाहता हूँ कि अब आपने ज़्यादा फोकस किया कि मैं इन्वेस्ट कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि आप उस टाइम प्रॉफिट में थे कि आप टीम बिल्ड कर पा रहे हो हर एक आर्टिस्ट की अलग अलग, या आपकी जेब से ही पैसा जा रहा था कि हाँ नहीं पहले मैं यहाँ पैसा लगाता हूँ देन आई विल मेक मनी? सो पाजी एज एन एंटरप्रेन्योर आई थिंक आपको 5-6 साल पैसा सोचना भी नहीं चाहिए, और अगर सोचोगे तो पैसा आता भी नहीं है, क्योंकि 5-6 साल आपकी इन्वेस्टमेंट में ही जाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की होती है। सर्विस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होती है लोगों पे, जितनी भी मेजरली, हम तो अभी इतनी बड़ी कंपनी है नहीं, जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपनी टीम बिल्ड करी जो सर्विस देते हैं, और जो प्रोडक्ट देते हैं उन्होंने अपना प्रोडक्ट बिल्ड किया इन्वेस्ट करके। सो पहले 5-6 साल कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचता। वही सेम फार्मूला हमने फॉलो किया। वी इन्वेस्टेड इन आवर टीम। हमारे को प्रॉफिट अगर 10 रुपये बचता था तो हम 10 रुपये की ही टीम हायर कर रहे थे। मैं आपसे तो पीछे शेयर भी किया है, पहले 6 साल लास्ट 6वें ईयर पे ही आ जाते हैं हम। मेरी तनख्वाह थी आई थिंक 10,000 रुपया, और मयूरी की तनख्वाह थी 8,000 रुपया, अंकुश की भी तनख्वाह थी 8,000 रुपया, और उससे कितने ज़्यादा के हमने बंदे रखे हुए थे। कई बारी तो हमारे तीनों के बीच में इतनी बारी बहस हुई है कि भी हम क्या कर रहे हैं, मुझे हमें समझ नहीं आ रही, भी हम 8,000 रुपया कमा रहे हैं है ना, क्योंकि मैं तो फिर इंटेलिजेंट नहीं था। अंकुश और मयूरी तो पढ़े लिखे हैं, वो इंजीनियर हैं दोनों। उनको लगता था भी हम तो कॉलेज से निकलेंगे, हमारे 8-8 लाख के पैकेज लगेंगे, या हम कहाँ फंस गए। तो ये एक क्वेश्चन आता होगा उनके माइंड में, बट ठीक है, जुड़े रहे। आपने जोड़ के रखा है यार, देखो मेरे भरोसा कर लो, 8 से 80 पहुंचेगा, फिर 8 लाख भी पहुंचेगा। हाँ जी अब 8 करोड़ लेंगे। कई बारी तो उनको मोटिवेट करने के बाद जब मैं वापस आता था मुझे डिमोटिवेशन फील होती थी यार इतनी बड़ी बड़ी छोड़ता हूँ। पाजी कभी ऐसा हुआ स्टार्टिंग में, जैसे आपने बोला कि मल्टीपल आर्टिस्ट आपके पास थे, अब मल्टीपल आर्टिस्ट के साथ ना ब्रांड्स भी आती हैं। अब ब्रांड्स कहता है कि यार मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और आर्टिस्ट के बीच में शायद कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि यार कहीं मैनेजर ज़्यादा पैसे तो नहीं उठा रहा, हम तक कम पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये हमने फेस किया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सोचता है बंदा, तो ऐसा आपको सुनने को मिलता था आगे से आर्टिस्ट से कि यार तुम कितना ले रहे हो, मुझे बताओ कितना कट है, ब्रांड ने कितना दिया है? सो पाजी ये परमात्मा की दया से ना हमने क्लैरिटी और ऑनेस्टी शुरू से अपने साथ रखी है, तभी करके आज हम 9 साल हुए कंपनी शुरू करे। जो शुरू से साथ है वो आज भी साथ है। क्या होता है कि आप छोटे फ़ायदे के लिए आप अपना बड़ा नुकसान करा जाते हो, तो जो आप बात कर रहे हो तो वही बेसिकली फॉर्मूला है। हमने शुरू से ये रखा कि इतनी क्लैरिटी हो आर्टिस्ट को कि जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, बिल्कुल क्लीन उसके सामने पेश किया जाए। और इससे क्या हुआ, हमारे रिश्ते लंबे होते गए। आज किसी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, किसी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए, फट गए, रद्दी में चले गए, फिर भी साथ हैं। तो यही एक कमाई है, ईमानदारी और भाईचारा यहाँ तक लेकर आया, 9 साल तक आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं। वैसे हमने ये देखी है पाजी चीज, नॉर्थ वाली साइड ये चीज ज्यादा है कि लोग दिल से जुड़ते हैं कि बोल दिया तो जुबान वो कॉन्ट्रैक्ट ही है कि बात हो गई तो हो गई। पाजी हमारे कम्युनिटी ने पूरी दुनिया में छाई हुई है, और पूरी दुनिया में आप जाके देखोगे जुबान की वैल्यू है। कितनी बड़ी बड़ी गेम जुबान पे ही चल रही है, कोई कागज़ है ही नहीं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एस्पेक्ट है बिजनेस का, कि क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। पाजी स्टेज शोज के किस्से बताओ यार, जब आप खुद कह रहे थे कि आर्टिस्ट के साथ ट्रैवल कर रहे हो और पैसे मरना या टाइम पे चीज डिलीवर ना होना, या आर्टिस्ट के साथ थोड़ी स्टेज पे बदमाशी होना कि अभी नहीं उतरना, अभी नहीं प्राइवेट, ये तो आम बात है। तो कुछ किस्सा आप बताओ, कोई आर्टिस्ट के साथ आप गए हो और फंस गए हो। एक आपको 2014 की बात बताता हूँ। जैसे पंजाब में शादियों के इवेंट बहुत होते हैं ना, तो उस टाइम तो ना सिक्योरिटी ना कुछ, हम भी नए नए शुरू हुए थे।
तो इस तरीके से ही जाते थे। तो हमारा एक शो था जस्सी भाई का और बब्बल भाई का जलंधर में, कोई NRI फैमिली थी, तो उनका शो था, वेडिंग शो था, तो हम उस शो पे गए। तो शो पे गए, चलो जी शो शुरू हो गया, बढ़िया शो माहौल बन गया। अब मैं इधर साइड पे खड़ा देख रहा हूँ, उधर वो परफॉर्म कर रहे हैं। पाजी पीछे से एक बंदा आया, उसने ना डॉलर ऐसे उड़ाए। मैंने कहा यार कमाल ही होगी। पाजी वो फिर आया, वो शुरू हुआ, तो मैंने कहा बाद में बनेंगे मैनेजर, पहले बोरी उठाओ डॉलर इकट्ठे करते हैं। पाजी मैं भरी आ रहा हूँ, मैं भरी आ रहा हूँ, और उड़ाई जा रहा है। अच्छा, आप लिटरली भर रहे थे क्या? हाँ पाजी, अब बंदा ही कोई नहीं था, और उधर साउंड वाले अपने ही होते थे। पहले हम साउंड खुद ट्रैवल करते थे, तो हमें होता था भी कोई और हाथ नहीं लगाएगा। तो कई बार आपको ऐसे होता है भी नहीं, आपके साथ सिक्योरिटी आई माइनस होगी, अदरवाइज सिक्योरिटी वाले काम कर लेते थे। उस दिन कोई भी बंदा नहीं, इधर मैं भर रहा हूँ पाजी। उस दिन तो मजा ही आ गया, मतलब जितने हमने लिए थे उससे डबल खर्चे करके ले आए। मुनाफा हो गया ये तो। भाई उस टाइम आपने डॉलर उठाए, और मैं आपकी अभी रिसेंटली एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा हूँ, आप खुद डॉलर उड़ा रहे हैं अपने दोस्त की शादी में। भाई तो डॉलर ही उड़ाते हैं। नहीं चलो परमात्मा की मेहर ही। भाई आपके नए वेंचर की बात करते हैं। कुशाग्र कुछ लेकर आया है नया मार्केट के अंदर जी। और कुशाग्र को साइन करने की भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने कुशाग्र को रेकमेंड करा, तो थोड़ा बताओ उस वेंचर के बारे में। सो पाजी 2020 में लॉकडाउन था, जब मुझे बी प्रैक भाई का मैसेज आया कि भी ये लड़के की आवाज़ सुनो। इंस्टाग्राम पे उन्होंने इनका लिंक भेजा, तो मैं वो देखा, लिंक खोल के कह रहे इनू हुणे साइन कर ले भी, ये बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो मैं कहा ठीक है जी। अब ये भाईचारा देखो कि आपस में सारे लोग एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं ना, तो साथ ही हमने इसको बुलाया, वहाँ आया। अब मैं इसको वीडियोस पे देखा था, मुझे नहीं पता था इतना छोटा है। मैं भाई तेरी उम्र कितनी है? कह रहा 16 साल। मैं कहा हैं? मैं कहा तू अभी घर चल जा पहले 18 का हो जा, फिर तेरे से बात करेंगे। तो 1-1.5 साल हमारी बात चलती रही, फिर इसको हमने परमानेंटली 22 में शिफ्ट कराया। कमाल का टैलेंट है और कमाल का ही आर्टिस्ट है। और ये मैं नहीं कहता, हमारे जितने बड़े, क्योंकि मुझे इतनी म्यूज़िक की उस डीप नॉलेज नहीं है जितने हमारे सारे आर्टिस्ट होंगे, जो भी सारे हमारे भाई हैं, चाहे वो जस्सी पाजी हैं, चाहे वो बब्बल पाजी हैं, चाहे वो परमीश वीरा है, चाहे वो नज़र है, चाहे वो और जितने भी हमारे दोस्त हैं, युवराज हंस पाजी हैं, ठीक है, प्रभगिल वीरा है, सारे, क्योंकि प्रैकी भाई ने तो बोला ही था, बट ईच एंड एवरीबडी लव्ड हिम। वो कहते भी एक लड़का आगे जाएगा। तो अब हमने अपना एक योर डेब्यू करके डेब्यूडेंट्स के लिए अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा है भी। उसका मकसद यही था पाजी, शुरू से ना मेरे मन में था कि जब हम किसी को साइन करते हैं, नया बंदा होता है जो, उस पर कोई इन्वेस्ट नहीं करता भाई। जब कोई चीज़ चल जाती है उस पर हर बंदा आपके साथ जुड़ने को रेडी हो जाता है। हम सब ने वो स्ट्रगल देखी है भाई। जब आप नए होते हो तो कहते हैं ठीक, हौसला ही दे सकते हैं, पैसे कोई नहीं लगाता। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। पर ये बहुत अच्छी बात है पाजी आपकी कि आप डेब्यूटेंट्स को, जो कि न्यू कमर्स हैं, उनको अच्छा सपोर्ट दे रहे हो, क्योंकि इतने लोग मार्केट में देते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है कि भाई कोई बड़ा है तो उसे तारीफ कर देते हैं, तारीफ वो मिलते हैं तभी करके उसका नाम योर डेब्यू रखा गया कि सिर्फ डेब्यूटेंट लॉन्च करने हैं उस पर। तो उनमें से एक कुशाग्र जी है। अभी इसने अपनी ईपी करी है रिसेंटली और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। नहीं, हमने भी सुना है, काफ़ी शानदार गाने हैं। कुशाग्र से मैं पूछना चाहूँगा भाई, तू बता मेरे को कि कैसे ये गॉट इनटू सिंगिंग, और फैमिली में कोई करता है या फिर तेरी जर्नी क्या रही? मतलब जी भैया, मेरी सबसे पहले मेरी मॉम गाती थी, बट वो प्रोफेशनली नहीं गाती थी, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बट वो वैसे गाती थी शौकिया, बट शी हैज़ गॉट अ रियली गुड वॉइस। तो जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरे पापा जिस कॉलेज में है जॉब करते हैं, वहाँ पे ना के सर आए थे कॉन्सर्ट करने के लिए, और मेरी मम्मी को बहुत शौक था मतलब जाके देखने का ना, तो मम्मी मुझे लेके गई वहाँ पे। तो मैं देख रहा हूँ यार, स्टेज लगा हुआ है और भीड़ सारी एक तरफ देख रही है और इतने एक्साइटेड हैं सारे लोग। फिर उसके बाद उनकी एंट्री हुई स्टेज पे गाते हुए, तो सबने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं एकदम से चौंक गया कि यार ये क्या हो गया। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैंने थोड़ी देर देखा, फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये क्या करते हैं, ये कौन है, मतलब क्यों इतना लोग इनको देख के वो हो रहे हैं। तो मम्मी ने बताया कि ये सिंगर है, इनका नाम के है, ये गाना गाते हैं। तो फिर मैंने, जैसे बचपने में नहीं सोच लेते हम कि यार मैं ये बनूंगा, मैं सुपर हीरो बनूंगा, ये करूंगा।
तो मैंने बचपन में ही सोच लिया कि मैं भी एक दिन ऐसा कुछ करूँगा या ऐसे गाना गाऊंगा जो मुझे भी लोग देख के इतना खुश होंगे या मुझे भी लोग देख के इतना शोर मचाएंगे। तो उस टाइम तो मैंने बचपने में सोच के अगले दिन से गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुझे लोगों ने बताया कि तेरी आवाज़ अच्छी है, तेरी आवाज़ अच्छी है, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली मम्मी से मिली थी आवाज़, हेरिडिटरी था। तो फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि यार मैं गा सकता हूँ। फिर मेरे पापा ना मुझे ज़बरदस्ती बिठा के मेरी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करते थे कि तू गा। मैंने गिटार भी सीखा, उसके बाद गिटार सीखा, कीबोर्ड बजाना सीखा। मैं बहुत कैमरा शाय था, मतलब अभी तक भी मुझे बड़ी नर्वसनेस होती है कैमरा के आगे। जब मैं जैसे कोई वीडियो भी डालता हूँ बना के लोगों के लिए, मतलब अपने फॉलोअर्स के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो मुझे बड़ा वो होता है, नर्वसनेस होता है। उस टाइम भी मैं बहुत कैमरा शाय था, बट पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे मतलब इस चीज़ में, और प्रमोट भी बहुत करते थे। तो वो ज़बरदस्ती बैठा के अपने फ़ोन से मेरी वीडियो बनाते थे। तो अब वो वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो उसमें मैं ऐसे पीछे देख के गा रहा होता हूँ कैमरा में नहीं मैं देखता। तो बना के पापा ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर अपलोड करने लग गए। फिर पहली बार ना मैंने 6th क्लास में परफॉर्म किया स्कूल में। मेरे म्यूज़िक टीचर थे, तो डिबेट कंपटीशन था। डिबेट कंपटीशन ख़त्म हो गया और उसके बाद ना रिज़ल्ट टैली करते हैं ना जब जजेस, तो उस टाइम में किसी को परफॉर्म करना होता है ताकि टाइम वो हो जाए फिलर। तो मुझे म्यूज़िक टीचर ने उठाया वहीं से ऑडियंस से और बोला तू आजा, क्योंकि उन्हें पता था मैं गाता हूँ। और उन्होंने उठाया, उन्होंने मुझे बोला तेरे को गाना गाना है। मैं तो ऐसा पसीना पसीना हो गया कि पहले मैं तो घर में इतनी मुश्किल से गाता हूँ, पापा मम्मी के सामने मैं कैसे गाऊँगा। और उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, तुझे गाना है। वहाँ मैंने पहली बार गाया स्टेज परफॉर्मेंस, स्टेज पे मैंने पहली बार गाया 6th में, अल्लाह के बंदे कैलाश खेर सर का जो गाना है वो गाया। वो मैंने गाया, मतलब हमारे स्कूल में पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरी ऑडियंस और पूरे टीचर सब ने उठ के अपनी चेयर से तालियां बजाई, और जब तक मैं वापस जाके नहीं बैठ गया तब तक बजा रहे थे सब। उस दिन मैंने घर पे जाके, और उस दिन फिर उसके बाद 3-4 पीरियड और लगने थे। तो जो टीचर आए मेरी तारीफ़ करे, जो टीचर आए बच्चे तारीफ़ करे। छुट्टी में जब छुट्टी हो गई तो भीड़ लग जाती है वहाँ पे, भाई तूने बहुत अच्छा गाया यार, भाई तू क्या गाता है, हमें तो पता ही नहीं था, हम तेरे को चंपू समझते थे, तू तो इतना अच्छा गाता है। तो फिर उसके बाद मैंने घर पे जाके बताया, फिर मैंने बोला मम्मी मैं सिंगर बनूंगा अब। फिर मैंने सोचा था कि अब मैं इस लाइन में अपना करियर बनाऊंगा। और वो टाइम कब आया सोशल मीडिया पे जब तेरा पहली वीडियो वायरल हुई हो और नज़रों में आया हो? कितना टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने में, उस वायरलिटी तक पहुँचने में? सोशल मीडिया की भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है मेरी। फिर अगेन वो शाय वाला आ गया। फिर मैंने कहा चल ठीक है, स्कूल में तो ठीक है, वीडियो नहीं मैं डालूंगा, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तो स्कूल में गाता था, फिर कॉम्पिटिशन्स वगैरह करता था, स्कूल में बढ़िया हो गया था मेरा। तो मैं लगता था बस यही बहुत है। फिर मेरा एक दोस्त है बचपन का, प्रथम, तो वो मुझे बोलता था यार तू वीडियो नहीं डालता, मतलब उस टाइम इंस्टाग्राम मतलब वो ही हो रहा था, बूम हो रहा था। बूम हो रहा था। उसने बोला यार तू इंस्टाग्राम पे डाला कर, यूट्यूब पे डाला कर, तू डालता नहीं है वीडियो, कहीं अपलोड नहीं करता। मैंने कहा नहीं यार मुझसे ना होगा नहीं, कैमरा के आगे गाया नहीं जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल है। बट मेरे अंदर एक आदत थी, मैंने रिकॉर्ड कर करके रखता रहता था वीडियोस अपनी, अपलोड नहीं मैं करता था। मतलब जो सेल्फी कैमरा से, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मम्मी के फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर करके रखता रहता था वो वीडियोस। तो वो मेरी मम्मी से ट्यूशन पढ़ता था बचपन से ही, तो उसने मेरी मम्मी के फ़ोन में वीडियोस देख ली वो, तो उसमें से उसने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया खुद से, मुझे बिना बताए। उस पर वो वीडियो अपलोड कर दी। आदत गाना था, निंजा पाजी का जो गाना है आदत, पंजाबी वाला, वो वीडियो उसने अपलोड कर दी और 10 दिन बाद वो वीडियो वायरल हो गई। 26 जनवरी का प्रोग्राम था, मैं स्कूल में था, तो उसका मुझे फ़ोन आया कि ओए तू चेक कर, मतलब कैसे कैसे करके वो पहुंचा, और तू चेक कर इंस्टाग्राम अकाउंट अपना। मैंने कहा भाई मैं कैसे चेक करूं, मैं तो हूँ ही नहीं। कहता तू है इंस्टाग्राम पे और तेरी वीडियो वायरल हो गई है। फिर मैं घर आया वापस, उसने दिखाया फिर अपने फ़ोन से मुझे, कहता ये देख इस पर 10,000 व्यू है। और 10,000 व्यू मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मतलब 100 भी आते थे तो बहुत बड़ी बात थी। फिर मैं रोने लग गया देख के कि यार ये तो अच्छा हो गया, मतलब मम्मी पापा भी बड़े खुश। पापा भी बनाते थे वीडियोस जो अपलोड करते थे, बट उस पर नहीं आते थे व्यू, 150-200 भी बहुत मुश्किल से आते थे। तो एक बार याद है मुझे, पापा ने एक वीडियो डाली थी, उस पर 300 व्यू आ गए थे, तो हमने केक भी काटा था, बहुत खुश हुए थे हम। अरे तो 10,000 व्यू देख के बहुत खुश हुए सारे। फिर एक और वीडियो वैसे ही मैंने पहले की बनाई हुई थी, वो भी हमने डाल दी। वो थी फोटो गाने की, करण सिंबी पाजी का गाना है, उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस, वो भी चलने लगी। फिर मुझे कमेंट्स, फॉलोअर्स आने लग गए। 2018 की बात है, फॉलोअर्स आने लग गए, कमेंट आने लग गए कि यार और डालो, आपकी आवाज़ बहुत पसंद है हमें, हम आपके फ़ैन हैं। और उस टाइम मैंने पहली बार जब ये कमेंट पढ़ा है, ये मैसेज पढ़ा कि हम आपके फ़ैन हैं, मैं तो ऐसा हो गया कि वो लड़की का था, लड़के का था? लड़के का ही था।
तो मैं बहुत वो हो गया, उसके बाद से मैंने फिर शुरू कर दिया कि अब मैं और वो वाली वीडियो कौन सी थी जो बी प्राक पाजी ने भेजी थी, वो जो उन्होंने डिस्कवर करी वो इंस्टाग्राम? सर को पता होगा। मन भरिया का कवर भरिया का cover किया था। मन भरिया का इसने कवर किया था। अच्छा, तो अब क्योंकि इसने उनको टैग करके डाला होगा तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने वो लिंक भेजा था मुझे, मन भरिया का। तो उनका आया था मैसेज बी प्राक पाजी और कुछ, या फिर उन्होंने कुछ, या किसी सिंगर का आया हो रैंडम, किसी ने अप्रिसिएशन करी हो? सबसे पहली बार मुझे आया था, जो फर्स्ट सेलिब्रिटी का मुझे अप्रिसिएशन आया था, वो आया था मिलन गाबा पाजी का। अच्छा, उन्होंने मुझे मैसेज डीएम किया था, शेयर भी की थी मेरी वीडियो, और डीएम भी मुझे लिख के भेजा था, मुझे अभी भी याद है वो डीएम। उन्होंने लिखा था कि भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, माता रानी ब्लेस यू ऑलवेज। तो वो भी देख के, वो भी पहली बार ये सारी चीज़ें हुई ना, तो मैं ऐसा हो जाता था कि यार ये क्या ही हो गया। 3-3 4-4 दिन तक ना वही चलता रहता था मेरे दिमाग में, तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर तो बी प्राक पाजी का भी आया, दर्शन भैया का आया, एंड गुरनजर भाई का आया, जस्सी भाई का आया, विशाल मिश्रा, इन सब का। फिर अब तो आपने सबके साथ काम ही करना है, इन सब भाइयों के साथ। निखिल भाई एक बात बताओ, अभी भाई जैसे व्यूज़ की बात कर रहे थे, एक टाइम था पंजाब की म्यूजिक वीडियोस मतलब 100 मिलियन से तो कम बात ही नहीं हो रही, होड़ जैसे जिसे कहते हैं ना, फलाने आर्टिस्ट का गाना 24 घंटे में 100 मिलियन, इतने इतने फास्ट व्यूज आ रहे थे। अब थोड़ा कम हो गया है व्यू गेम, नंबर गेम पंजाब साइड का, और पहले जो बीट्स और फॉर्मेट था वो भी अब ट्रांसफॉर्म हो गया, थोड़ा हिप हॉप अर्बन आ गया है। तो अभी आप कैसे देख रहे हो म्यूजिक इंडस्ट्री को पंजाब की? देखो, म्यूज़िक इंडस्ट्री सबसे पहले तो अपनी रीजनल रही नहीं, इंटरनेशनल हो गई है। हाँ, जो कि हमारी सबसे बड़ी जीत कह सकते हो, या परमात्मा ने हमारी इंडस्ट्री में बख्शीश बख्शी है। क्या बाजी, इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मुकाम है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मीन्स कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। जैसे कि बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग एक सपोर्ट सिस्टम है या एक इंडस्ट्री सेटअप है, यहाँ तो खुद के ही चैनल, खुद के ही पैसे, खुद का ही सिस्टम। सो ये एक चीज़ है जो हमें हमारी कम्युनिटी जैसे बाहर गई, ग्लोबली बड़े हुए, कनाडा में बसे जाके, यूके बसे जाके, अमेरिका बसे जाके, वहाँ के बच्चे, वहाँ के बॉर्न सारे उस तरीके का म्यूज़िक सुनने लगे, यहाँ के बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री में उस तरीके का म्यूज़िक सुनते हैं। तो इंडस्ट्री हमारी ग्लोबल है, ये है एक चीज़। दूसरी चीज़ आते हैं हम व्यूज़ पे। पाजी एक वक्त था जब ना इसका बहुत प्रेशर आ गया था। सो व्यूज़ अभी से शुरू नहीं है, देखो ट्रांजिशन हुई है। सबसे पहले वक्त था कैसेट का, कैसेट से जब सीडी आई एक ट्रांजिशन हुई, सीडी से फिर सारा डिजिटलाइजेशन आई, यूट्यूब आया, अब स्ट्रीमिंग चल रही है। तो ये ट्रांजिशन हो रही है धीरे धीरे। जब यूट्यूब आया, आते ही वहाँ पर मिलियन वाली गेम नहीं शुरू हुई, आते ही वहाँ पर जिसका 10,000 व्यू भी होते थे वो हिट मान लेता था अपना गाना, या 1 लाख व्यू होते थे वो तो पागल ही हो जाता था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। धीरे 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 क्या हुआ, नंबर्स की गेम लगी, लोगों को मार्केटिंग की समझ आई। तो कई गाने जेन्युइनली बड़े होते हैं, जो बड़े होते हैं वो सबको पता लग जाता है। कई पुश लगती है कि हाँ जी ओके मार्केटिंग, विच इज़ अ राइट टूल ऑल्सो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई लोगों के पास, जिनके पास बहुत पावर है या पैसा है उस पुल को ज़्यादा लगाने का, तो वो ज़्यादा लगाने लग गए, नंबर्स बढ़ने लग गए। कई आर्टिस्टों पे प्रेशर भी आने लग गया, यार भी उसका गाना तो 50 मिलियन पे खुला है या 10 मिलियन पे खुला है, अब मैं पीछे कैसे रख दूँ। सो ये प्रेशर होने लग गया, जो कि मार्केटिंग एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लग गई थी। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, हम भी करते हैं, सारी दुनिया करती है। आज हम अगर शो की भी बात करें या हम अपनी बात करें, हम कंपनी की बात करें, वी डू मार्केटिंग, बट वो एक गलत डायरेक्शन में जाने लगी थी मार्केटिंग। फिर अब क्या चल रहा है भाजी, अब क्यों कमा रहे हैं, बिकॉज कंटेंट इज़ किंग। कंटेंट ने जब बोलना है तो वो कंटेंट ने ही बोलना है। आजकल की वैल्यू क्या हुई, बड़ी बड़ी वीडियोस बंद होगी, ऑडियो पे वापस आ गए हैं लोग, लिसनरशिप बदल गई, म्यूज़िक बदल गया। अब वो व्यूअरशिप का जो प्रेशर है आर्टिस्ट से वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हर आर्टिस्ट ने अपना इंडिपेंडेंट चैनल लगा लिया। आर्टिस्ट कहता है कोई बात नहीं, जो मेरा गाना चलेगा चलने दो, अगर नहीं चल रहा अगला गाना करता हूँ, वो नहीं चल रहा अगला करता हूँ। मिनिमम बजट की वीडियोस बनने लगी। फिर कई जो अभी यंग, जैसे करण औजला की बात करें हम, है ना, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जैसे ये लोग आए, इन्होंने टोटली ट्रेंड चेंज कर दिया। अब करण की आप वीडियो देखो, करण ऐसे है भी घर जाता है तब वीडियो शूट कर सकता है। सो वो खासियत है उस बंदे की, क्योंकि लेखक इतना बढ़िया। हम तो पाजी पर्सनली उनके इतने बहुत बड़े बड़े फैन fan हैं, हम उनका हर गाना सुनते आई हैं। थिंक 1 2 3 4 5
पांचों तोपे तोड़ फैन है। और जब महफिल पे चल जाए तो फिर पता लग जाता है भाई कितने बड़े फैन है भाई। और निखिल पाजी इतने बड़े फैन है, हम आपके यहाँ जितनी बार चिल गया शुरुआत करण औजला से होती है। और 52 बार्स। भाई वो बंदे की स्ट्रगल बहुत कुछ बताओ यार उनके बारे में, कुछ बताओ। सो अब मैं बीच के पीरियड का इतना नहीं जानता जब वो कनाडा चले गया था, बट हमें करण उस टाइम से जानता है जब हम ही डिड हिज फर्स्ट सॉन्ग। जस्सी पाजी के फ्रेंड हैं वो, तो जस्सी भाई ने सबसे पहला उनका गाना 2014 में करा था जब हमने अपनी कंपनी शुरू करी थी। रेंज गाना था जस्सी भाई की बापू जिमीदार वाली एल्बम में गाना आया था। करण 16 ईयर्स का था उस टाइम पे भाजी। अच्छा। तो 2014 से आज जिनको लगता है कि करण औजला एकदम बाजी, बड़ी स्ट्रगल करी वो बंदे ने, एंड परमात्मा और मेहर बरसाया अपने भाई पे। इतनी लंबी स्ट्रगल करके आया है वो। फिर धीरे धीरे कई बार क्या होता है जब आप बाहर जाते हो सरकमस्टांस बदल जाते हैं, स्टूडियोज़ नहीं होते, नहीं होते, फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है बाहर जाके, तो जाके उसने बहुत देर स्ट्रगल करी। और अब जाके 2019 में जाके बेसिकली सबसे पहला जो गाना उसका सुपर हिट हुआ था, फिर तो वो देयर इज नो लुकिंग बैक। अब तो भाई ने लाइन लगा रखी है हिट गानों की, हर गाना एक से एक गाना हिट है। सो अभी ना पिछले 5-6 साल में एक और ट्रेंड आया हमारी इंडस्ट्री में, लिरिक्स राइटर ही सिंगर बन रहे हैं। हाँ। पहले आप पिछले टाइम पे चले गए, ज़्यादातर सिंगर अलग होते थे, कंपोजर अलग होते थे और लिरिक्स राइटर अलग होते थे, तीनों की जोड़ी बनती थी और वो चीज़ आगे निकलती थी। जैसे अगर हम बात करें जानी पाजी, बी प्रैक पाजी, अरविंदर खैरा पाजी, ठीक है जी, जोड़ी थी, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रोल है तीनों का, एक टीम बनी, टीम बिल्ड होगी, है ना। तो ये अब हम बात कर रहे हैं करण की, खुद ही लिखता है, खुद ही कंपोज करता है, खुद ही गाता है। फॉर एग्जांपल आज उसकी बात, सिद्धू बाजी की बात करें यार, खुद ही लिखते थे, ठीक है। अब परमात्मा मेहर रखे, बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ वो हमारी इंडस्ट्री पे, है ना, बट खुद ही लिखते थे, खुद ही गाते थे, खुद ही कंपोजर। और आपको पता ही है पूरी दुनिया पे वो बंदे ने क्या राज किया। मेरे को लगता है उन्होंने भी ना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़ी लेकर आए वो म्यूजिक इंडस्ट्री में, कि जैसे खेतों में वीडियो बनाना, लो बजट भी, और मेरे को लगता है इंडिपेंडेंट का सीन भी वही लेकर आए कि मैं अपने चैनल पे डालता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं लेबल। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री वैसे भाई शुरू से इंडिपेंडेंट रही है। अगर हम रिवर्स में चल जाए ना, जैजी पाजी, ठीक है जी, अमरिंदर गिल पाजी, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, शायद सारों के नाम भी ना लिए जाएं, बट ऐसे बहुत सारे लेजेंड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जो इंडिपेंडेंटली ही चले हैं। सो बेसिकली हमारी इंडस्ट्री शुरू से इंडिपेंडेंट रही और खुद ही अपने दम बलबूते पे एक एक स्टेप करके आई। प्रॉब्लम ये थी, गाने पहले भी इंटरनेशनल आते थे, बट 2013 के बाद रिकॉग्निशन पैन इंडिया हुई है। उससे पहले पैन इंडिया रिकॉग्निशन उतनी नहीं होती थी, कोई कोई गाना बजता था बाहर, जैसे जिन्हें मेरा दिल लुटिया बाहर निकला, ओ हाँ, ठेकियां ते नित खड़के खड़के गिलासी तेरे नाते। सो ऐसे कोई कोई गाना बाहर निकलता था, हर गाना नहीं निकलता था। आज की डेट में आप जितने बड़े एक्टर्स देख लो, आप आज प्रोफाइल खोल लो, हर बंदे की फोटो लगी होगी, पीछे पे यहाँ पे गाना होगा। सही कह रहे हो भाई, सही कह रहे हो। पाजी एक्टर की प्रोफाइल में क्या, तुम लंदन में चले जाओ, क्लब में हर गाना बज रहा होता है, मतलब 4 इंग्लिश तो एक पंजाबी आएगा। जी 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 ये बिल्कुल। चीज़ तो है। अच्छा पाजी, आपने एक बात कही कि लिरिसिस्ट ना अब बाहर निकल के आ रहे हैं, खुद से गाना भी गाते हैं, और ये आप शायद ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि लिरिसिस्ट को पहले वो नाम नहीं मिलता था कि ये गाना इसने गाया है, बहुत कंट्रोवर्सी चलती आई है पहले कि यार इसका नाम मेंशन कर दूं, ये गाना इसने लिखा है, क्रेडिट्स को credits नहीं देते लेके, थे। घोस्ट राइटिंग को लेके। सो ये ना, ये मैं आपको बताऊंगा, ये हमारी इंडस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। आप पहले भी चले जाओ, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, आप एक फॉर्मेट देखोगे हमारे उसके कि गानों के लास्ट अंतरे में लिरिसिस्ट का नाम होता है, हर गाने के लास्ट अंतरे में। और ये आज से नहीं चल रहा रिवाज, ये बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे लिरिसिस्ट हैं जिनके पुराने अगर कोई भी गाने उठा लोगे, लास्ट अंतरे में उनका नाम आता था। तो लिरिसिस्ट की जो कंट्रोवर्सी है वो इधर नहीं कभी भी हुई। हाँ, मे बी प्लेबैक सिंगिंग में लोग वो वहाँ पर जो बॉलीवुड में हैं करते, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी। अपने इधर सब जो जिसका ड्यू क्रेडिट है वो पूरे देते ही देते हैं। मेन क्या बात हुई, पहले लिरिसिस्ट को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि वो खुद भी गा सकता है, तो वो गाना उस तरीके से लिखते थे कि ये इनके लिए बनाया है, ये इनके लिए बनाया है। अब लिरिसिस्ट पहले खुद डब करते हैं, वो देखते हैं यार मेरी आवाज़ भी मैं ही वीडियो में आऊँगा और मैं ही
तो वो एक चीज बहुत मुझे बढ़िया लगता निकल है गई। ये परमीश पाजी ने तोड़ा है जो ये बैरियर था जी। कि क्योंकि वो पहले खुद गा रहे मतलब गाते नहीं थे, पहले डायरेक्टर थे, फिर गाए, फिर उन्होंने गाने में ही बोल दिया कि मैं कौन सा रोज गाता हूँ, एक लाइन और गा देता हूँ, तो वो ऑडियंस ने अडेप्ट कर लिया, तो लोगों को भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी गा सकता हूँ। परमीश भाई का ये रहा, उन्होंने ना जो सो बेसिकली वो वीडियो डायरेक्टर थे और उसके बाद उन्होंने फीचर किया और उसके बाद उन्होंने गाना शुरू किया। एंड उनकी जो डायरेक्शन है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो आप बजटरी वीडियोस की बात कर रहे हो, वो परमीश भाई ने इंट्रोड्यूस करी, क्योंकि उनको इतना स्किल आता है कि जो चीज़ लोग 4 लाख रुपए में बनाते हैं या 2 लाख में बनाते हैं, उसको 50,000 में कैसे बना सकते हैं। उनकी जो एनर्जी है, जो उनका मतलब वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो लगे रहते हैं और हर चीज़ का सोल्यूशन ले आते हैं। सो कंट्रोल्ड बजट वीडियोस उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। दूसरी चीज़ उनकी खासियत ये जो आप बोल रहे हो कि भी वो खुले चलते हैं, भी यार नहीं आता गाना तो नहीं आता माइक रख देना, मैं ऐसा ही हूँ वो उनकी खासियत है। पाजी लेकिन जो जैसे अब आप कह रहे हो लिरिसिस्टी सिंगर्स बन रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग सिंगर्स है, क्या उन्हें प्रॉब्लम आ रही है इस वजह नहीं से? नहीं नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बहुत सारे ऐसे लिरिक्स राइटर हैं जो गाने वैसे भी सिर्फ बाहर ही देते हैं। दूसरी चीज़, जो सिंगर भी बन रहे हैं, हमारी ना भाजी एक तरीके की कम्युनिटी है। आप ये लगाओ भी 150-200 दोस्त हैं, ठीक है, कईयों की नहीं भी बनती होगी, वो 10-15% ही होंगे, बट वी वर्क एज अ कम्युनिटी। क्योंकि जब एक कम्युनिटी बड़ी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली उस कम्युनिटी में रहने वाला हर बंदा बड़ा होता है। तो ये हमारी बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सो अगर फॉर एग्जांपल लिरिसिस्ट हैं, वो सिंगर भी हैं, बट उनके किसी दोस्त ने कहा जी गाना दे दो, तो वो लिख देंगे, गाना लिख देते हैं। जैसे अब करण की बात करें, करण ने दिलजीत भाई को गाना दिया, उनकी लास्ट गोट एल्बम का जो मेन ट्रैक था, गोटी गाने का नाम था, तो वो दिया। अमृत मान भाई हैं, वो खुद कितना बढ़िया लिखते हैं, उन्होंने भी उसमें गाना दिया, पैसे पूसे बारे विल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छोड़ वास्ते। सो ये चलता है, ये बहुत 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 मतलब हमारे अच्छा कल्चर है, अच्छा कल्चर है नॉर्थ एंड इवन आपको कुशागर लिखता है, बट आपको शायद अभी पता नहीं होगा, हमने एक 1 मिनट म्यूजिक करके हमने अराउंड 125 सॉन्ग्स बनाए थे, तो उसमें हर बड़े आर्टिस्ट ने गाना करा था। आई थिंक कुशागर रोट मोर देन 35 सॉन्ग्स, 30 to 35 सॉन्ग्स। गुरनाम पुल्लर पाजी और गुरनजर भाई, युवराज हंस भाजी, काफ़ी लोगों के इसने गाने लिख के दिए। वाह। अभी हम कुशाग्र के घर गए थे, जब हम वहाँ आए थे आपका फेस वॉश भी रह गया मेरे घर में तो कुशाग्र में बता रहा था पाजी, जब पार्टी वाले गाने बनाने होते हैं तो ये वाला कमरा मेरा, जब सैड गाने बनाने होते तो ये वाला कमरा, और कौन सा रोमांटिक वाला तो 3 कमरे भाई ने रखे हुए। तो भाई एक गाना सुनते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। गिटार चाहिए या गिटार के साथ हो जाए, मजा आ जाएगा। हाँ जी, आ गया है गिटार कट पे मैजिक की तरह। तो कुशाग्र भाई ओवर टू यू, महफिल शुरू हो जाए। हाँ। तो मैं आपको अपनी ईपी का ही गाना सुनाता हूँ जो अभी रिलीज हुई है, जिस गाने का नाम है दर्द। हुआ तू लाज़मी जैसे आदतें हो, आधे रहे तेरे वादे थे जो, जाना था तो फिर आता ही ना, तू ना यहाँ बस यादें हैं वो बहकाना, पास बुलाना, तू था फरेबी और तेरा मुस्कुराना, फर्ज हुआ धोखा तेरा फर्ज हुआ, दर्द हुआ दिल को थोड़ा, दर्द हुआ दिल को थोड़ा दर्द हुआ, मर्ज हुआ मेरे लिए तू मर्ज हुआ। थैंक यू। वाह भाई वाह भाई वाह, एक और ये मैंने गिटार पे पहली बार गाया गाना, तो ये मतलब वैसे ओरिजिनल बहुत अलग लगेगा आपको सुनने में। ओरिजिनल सबने सुना ही हुआ है भाई, इंस्टाग्राम पे पर अब छाया हुआ इसका है अकॉस्टिक वर्जन वायरल हो जाए बहुत ज्यादा। आई होप तो ईपी का ही सुनाता हूँ मैं आपको दूसरा। इस गाने का नाम है भैया मैंने पूछा तो कह गई वो। ठीक है। ओ अचानक खुदा ने ऐसे मिलाया, मैं तो अभी तक ना कुछ भूल पाया,
सोचा न पूछूं दिल में था आया, पूछे बिना पर मैं रह भी न पाया। मैंने पूछा तो कह गई वो जाने दो ना तुम पुरानी बातों को, वो बातें पुरानी, वो यादें पुरानी, उन कहानियों को। मैंने पूछा तो कह गई वो जाने दो ना तुम, बताओ कैसे हो, क्यों रहते हो तन्हा, भुला दो वो लम्हा उन निशानियों को। अरसों के बाद उसको मिला था मैं, अरसों के बाद उसको मिला था मैं, वो समझा नहीं था कि उसके बिना नहीं जिया था मैं। अरसों के बाद उसको मिला था मैं, अरसों के बाद। वाह जी वाह, बहुत शानदार। बहुत शानदार यार, मजा आ गया। लवली भाई, मजा आ गया, माहौल बांध दिया। थैंक यू सो मच। लाओ इसको मैं इधर रख देता हूँ। निखिल भैया यार एक बात बताओ, जब सिंगर्स आपको गाने सुनाते हैं पहले पहले तो जाहिर सी बात है हर गाना उतना अच्छा भी नहीं होता, हर गाना उतना बुरा भी नहीं होता, पर आप ऑनेस्ट रिव्यू कैसे दे पाते हो, या आप सिर्फ बिजनेस एस्पेक्ट देखते हो, कहते हो मेरे को गाना मत सुनाओ यार, ये मेरा जजमेंट नहीं है, तो आप जज कैसे करते हो कि ये दो चीज़ें हैं। एक तो जो हमारे ऑलरेडी जो आर्टिस्ट बड़े हैं या बिल्ड अप हैं, जब वो कोई गाना सुनाते हैं तो बेसिकली हम पूरी टीम कोई भी रिव्यू ज़्यादा देती नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो आर्टिस्ट आर्ट को जानता है, हम एज मैनेजर्स या आप ये लगा लो एक मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट कह लो या वो कर लो, हमारी वो एक्सपर्टीज़ है। हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, बट आर्ट पे हम कभी भी ना क्वेश्चन करते हैं, वो उनका गाना है, उन्हीं का डिसीजन है। अच्छा। हाँ, वो अगर कोई मेरे से पर्सनली पूछ लेगा आपका पर्सनल रिव्यू क्या है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो हम ज़रूर दे देते हैं। ऑनेस्टली देते जी हो? हाँ, ऑनेस्टली, क्योंकि उन्हें भी रिव्यू, तभी हम एक टीम है। आज अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट हमें सीधा बोलते हैं आके कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, ये चेंज करो। ऑनेस्ट नहीं देंगे तो फिर कल वो गाना नहीं चलेगा, लॉस अपना। हाँ जी, तो सबका कॉमन लॉस है। और दूसरा आता है नए आर्टिस्ट। जब हम नए आर्टिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल योर डेब्यू के लिए अब जैसे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसमें पाजी मेरा बड़ा बेसिक रूल है, पहली चीज़ टैलेंट देखता ही नहीं मैं, पहली चीज़ देखता हूँ बंदा मेहनती कितना है। क्योंकि पाजी कला होने के बाद भी अगर वो मेहनती नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस पर टाइम वेस्ट करके। तो आपको 2-4 मीटिंग में उसकी एनर्जी से समझ आ जाती है कि ये एनर्जेटिक है, आगे बढ़ने वाला है, सोच पॉजिटिव रखता है, मेहनती है कि नहीं है। वो सबसे पहला क्राइटेरिया है अपना किसी के साथ जुड़ने के लिए, अदरवाइज़ नहीं चीज़ बैठती। क्योंकि बहुत सारी दुनिया टैलेंटेड है, बट वो टैलेंट अपना घर बैठे वेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि अपने पे काम नहीं करना, अपने पे मेहनत नहीं करनी। सो आपको मैं कुशागर की एग्जांपल देता हूँ। तो जब हमने इसका पहला गाना लॉन्च करना था तो इसको सबसे पहला टास्क दिया मैंने कि अगर तू 6 एब्स निकाल लेगा तब तेरे गाने का वीडियो बनाएंगे। तभी बन रही है भाई की बॉडी। हम क्या बड़ा डेडिकेटेड है यार, क्या सिस्टम, लड़की है, मोटिवेशन क्या, अब समझ में आ रहा है निखिल भैया। तो इसने 4-5 महीने पहले एब्स निकाले। पोस्टर की उसके लिए सिर्फ पोस्टर की भी, हमारा जो पहला पोस्टर जाए, लॉन्च कर रहे हैं हम किसी को, कुछ तो डिफरेंट दिखना चाहिए। सही बात है। तो ये एक चीज़ है कि हाँ जी, डेडिकेशन पता लग जाती है बंदे की। हाँ। सब खाना पीना छोड़ के, चीज़ें छोड़ के लगा रहा, 4-4 5-5 घंटे जिम लगाता है। अब इसको वो आदत पड़ गई, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। हाँ। सो ये एक चीज़ है जो हमेशा मतलब कि हम देखते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा पाजी, म्यूजिक इंडस्ट्री के साइड मतलब साथ साथ आपके और भी बिजनेस है, जैसे आपने बताया आप कनाडा में भी आप रहते हैं, आपके वहाँ पे घर, इस बारे में बात कर सकते हैं? जी, हाँ, 100% कर सकते हैं। तो एक इंडियन के लिए कनाडा में एक बिजनेस सेटअप करना, जैसा आपने बताया कि वेंडीज के भी आपके वहाँ पे फ्रेंचाइजी है, आपने स्टोर ले रखे हैं, तो वो कितना ईजी है एक इंडियन के लिए वहाँ पे सेटअप करना, और कितना पैसा लगता है, वो सब थोड़ा एक्सप्लेन करो कनाडा में। पाजी देखो, कनाडा में सबसे पहले तो मैं EYP की बात करूँ, हमने 1.25 साल पहले EYP वहाँ खोली, जस्ट टू बिल्ड
आर्टिस्ट कम्युनिटी देयर, और वहाँ पर हम और आर्टिस्ट नए बंदे ऐड करें और नए बंदों को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। हम वहाँ पर ब्रांड्स का और मल्टीपल चीज़ों का काम कर रहे हैं विच इज़ गोइंग वेरी गुड। तो ये एक चीज़ है कि हमने जो अचीव करी। अब कनाडा में क्या है बाजी, देखो हम रह के गए हैं इंडिया से, वहाँ का कल्चर टोटली डिफरेंट है। वहाँ काम भी खुद करना पड़ता, चीज़ें भी खुद करनी पड़ती है। इवन हम शूट की बात करें, कैमरे लगाने से लेके कैमरे एग्जीक्यूट करना, माइक लगाने तक सब कुछ आप ही करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत डिफरेंट है। सेटल होना पाजी दोनों कंट्रियों में उतना ही डिफ़िकल्ट है अगर आप मेहनती नहीं हो। बेसिकली मेहनत यहाँ भी करनी पड़ती, मेहनत वहाँ भी करनी पड़ती। मैं तो अपने हर बंदे को यही एक चीज़ बोलता होता हूँ जो भी कहता है कि मैं बाहर जाके पैसा कमाऊँगा। पाजी आज इंडिया में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज है पूरा वर्ल्ड इंडिया में पैसे लगा रहा है या इंडिया के साथ काम कर रहा है। हम लोग यहाँ से बने हैं, ठीक है जी। आज जितने भी बने हैं, आज इतनी बड़ी ऑडियंस पाजी 140 करोड़ बंदा इंडिया में, तो यहाँ ही अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है। हाँ, अगर आपको एक्सपेंशन के लिए वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, जिस कंट्री में भी मिल रही है, प्रोवाइडेड उस जगह का आपको कल्चर इनहेरिट करना पड़ेगा। कल्चर एज इन वहाँ के काम करने के तौर तरीके। हम वहाँ जाके ये नहीं कह सकते भाई ड्राइवर कहाँ है, भाई ये कहाँ है वो कहाँ है। हाँ। वहाँ पर के तरीके जो तौर तरीके चल रहे हैं वही हमें करने पड़ेंगे, तो लाइफ ईजी रहेगी। जो कि 90% लोग नहीं करते, फिर उनको डिफ़िकल्टी आती है, प्रिपेयर होके नहीं जाते बेसिकली। अब हम भी जब गए थे तो मुझे पता था कि यहाँ की चीज़ें यहीं छोड़ के जानी पड़ेंगी, वहाँ के तौर तरीके वहीं हैं। अब वहाँ बैंक में भी लाइन में लगना पड़ता है तो लगते हैं, वहाँ एक क्रेडिट कार्ड के लिए भी खुद जाना पड़ता है। यहाँ तो HDFC वालों को फ़ोन करो या किसी को भी कंपनी वालों को फ़ोन करो, वो आपके घर पे आ जाते हैं कि सर बताओ कौन सा कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, ये कार्ड। अब हमारे यहाँ पर क्या है, ये वो सिस्टम, वो कल्चर बना हुआ है। वहाँ आपने एक पैने की भी चीज़ करनी है, आपको खुद वहाँ पर हाजिर होना पड़ेगा, वो उनके कल्चर में है। तो इस करके इट इज़ ईजी टू गेट सेटल्ड एनीवेयर, बट प्रोवाइडेड आप उनका कल्चर फॉलो करते हो। पाजी वैसे अपना देश बेस्ट है क्योंकि सारी सहूलियत है। पाजी अपने देश जैसी रीस पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। ये तो पाजी सबसे पहले हम सारे हैं, अपने पेरेंट्स यहाँ पाजी, बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है जी। अपा पेरेंट्स को कभी छोड़ ही नहीं सकते। पेरेंट्स यहाँ हर बंदा एक्सपेंड करता है भाजी। आज टाटा है जैसे पूरे वर्ल्ड में है। हम इस तरीके से सोचें, वो पूरे वर्ल्ड में है बट उनका बेस इंडिया है। तो हमने भी पूरे वर्ल्ड में जाना, जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी होंगी, बट हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा देश वो यही है और यही रहना है। और हमें प्राउड है क्योंकि पाजी हम कहाँ से आए थे और इस देश ने हमें कहाँ ले गया। बिल्कुल कभी सोचा थोड़ी हो था बाजी कि यहाँ भी बैठे होंगे और आज परमात्मा की वजह से बैठे हैं, ये अपने को देश नहीं दिया। सही बात है। अच्छा भाई जी, मैं ना एक बात आपकी और बताना चाहूँगा जो मुझे अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ आप भी पर्सनली लोगों को बताओ कि जैसे आप आर्टिस्ट मैनेज करते हो, उनके लिए शोज भी होते हैं, वो भी देखते हो, सारी चीज़ें देखते हो बेसिकली, बट उनकी जो आफ्टर इन्वेस्टमेंट होती है, जो वो बेसिकली घर लेना कह दो, गाड़ी लेना कह दो, वो भी आप देखते हो ओवरऑल अपने आर्टिस्ट का। तो ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी कि कोई मैनेजर ऐसा इस मतलब इतने अच्छे से ओवरऑल मैनेज कर रहा है। तो इतना आप मतलब ये चीज़ आपने कैसे कि भाई मैं ये चीज़ भी देखूंगा, वो चीज़ कैसे आई आप? सो पाजी ये कोई मुझे जैसे ड्यूटी असाइन नहीं हुई, बट क्या है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया बाजी, हम फैमिली बहुत दुनिया बोलती है बट फैमिली की तरह करती बहुत कम दुनिया। बिल्कुल। मैं पाजी जॉइंट फैमिली में रहा हूँ, आज तक हमारी जॉइंट फैमिली है, तो मुझे टीम की वैल्यू वहाँ भी पता लगी। तो मेरे ताया जी ने मेरे फादर की कैसे सपोर्ट करी, मेरे फादर ने आगे मेरे कज़न्स की कैसे सपोर्ट करी, मेरे कज़न्स ने आगे मेरी कैसे सपोर्ट करी। सो ये सारी जर्नी मैं खुद प्रैक्टिकली देख के आया हूँ अपने घर के अंदर ही, कि कैसे एक दूसरे की चीज़ें चलानी है, एक दूसरे को सपोर्ट करनी है। सो मेरा फ़र्ज़ एज़ अ मैनेजर सिर्फ ये नहीं है कि उनको काम ला के देना, ये भी है कि जो समझदारी मेरे अंदर है वो मैं उनसे शेयर करूं और उन्हें रिक्वेस्ट करूं कि भाई ये चीज़ यहाँ ऐसे नहीं करनी। सो वेस्टेज ऑफ मनी मैं सबसे पहले हर आर्टिस्ट के साथ यही शेयर करता हूँ कि भाई पैसे बर्बाद नहीं करने, एसेट बिल्ड करने हैं, क्योंकि एट द एंड पाजी एसेट ने आपके पास रहना है ना, और बाकी तो चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो ये मेरी हमेशा से रही है। फिर हम आपस में बहुत डिस्कशन करते हैं कि हाँ जी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए।
सो जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि अभी हम रोटी कपड़ा और मकान वाली स्टेज पे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले वो रियलिटी है, उसको फुलफिल करें, उसके बाद शौक आते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारी दुनिया देखी है पाजी, जब आप थोड़ा सा भी कमाने लगते हो ना, आपको घमंड भी आता है, अहंकार भी आता है, हमारे अंदर भी आया और ये था। भी होता है कि दिखाना है अगलों को, मतलब हाँ जी, आजकल दिखाने की दुनिया चल गई, उसके पास ये गाड़ी तो मेरे पास ये गाड़ी, उसके पास इतना बड़ा घर तो मेरे पास, बैंक बैलेंस किसी के पास नहीं है। वही वाला हो रहा है जो म्यूजिक वीडियो खुलते ही होता था, भाई इसकी 50 मिलियन पे खुल रही है, इसकी मेरी 100 पे खुलनी चाहिए। अब ये गाड़ियों में हो गया है, दिखावेबाजी में हो गया है। तो ये बहुत मतलब बेकार चीज है, ये इतना दिखावा और ये सब। देखो जिस चीज़ का आपको शौक है वो चीज़ आप करो, बट जिस चीज़ का आपको शौक नहीं है, किसी और को शौक है, आप उसका शौक देख के खुद वो चीज़ कर रहे हो, तो वो गलत है। बिल्कुल। जिस मर्जी चीज़ का शौक, किसी का दिलजीत भाई एक बात कहते हैं मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है। मैं इंटरव्यू देखता हूँ उनकी, आपको पता कितने बड़े सुपरस्टार हैं वो, कहते हैं मुझे कोई ऐब नहीं है, मुझे कपड़ों का शौक है, मतलब वही फैशन का शौक है। करते हैं भाजी वो पूरी अपनी फैशन की चीज़ें, तो ठीक है, वो चीज़ वो उनका शौक है। अगर आपको जो शौक है वो आप पूरे करो। एक पाजी उनकी रील बहुत वायरल हो रही है, लोग उनको एल्यूमिनाटी से रिलेट कर रहे हैं कि वो एल्यूमिनाटी में जुड़ चुके हैं। आई होप आपने भी देखी होगी। जी। तो उस पे आपका क्या कहना है कि ऐसा कुछ है या नहीं है? क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों को क्लैरिटी दो, अगर आपको थोड़ा पता है। पाजी दिलजीत पाजी ने मेरी उस टाइम सपोर्ट करी है जिस टाइम आई थिंक हम शुरू हुए थे। क्रॉस ब्लेड करके हम एक फेस्टिवल करते थे भाई। दिलजीत पाजी उस टाइम पे, चलो हमारे सारे भाइयों ने तो आना ही था, बट दिलजीत भाई ने मेरे को कहा जी, सोनू भाई हमारे साथ थे उस टाइम पे, तो हम दोनों वहाँ पर गए और दिलजीत भाई ने हमें कहा कि भी भाई पंजाबी म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है, मैं करूँगा। तो वो इस ओहदे के बंदे हैं पाजी। व्हाट एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। एंड मैं कहूँगा डिवाइन बंदे होते हैं ना, भगवान के साथ जुड़े हुए पाजी। वो पाठ भी करते हैं, वो लोग परमात्मा को इतना याद करते हैं। जितनी बार मैं मिला हूँ तो हर टाइम वाहे गुरु नाम परमात्मा का जपते रहते हैं। तो भाई ये कुछ नहीं है, परमात्मा का बंदे हो। ये ऐसी हवा है कि भाई एल्यूमिनाटी एंड ऑल ये वो। वैसे आप बिलीव करते हो होते हैं? नहीं पाजी, मेरे को तो खास नॉलेज भी नहीं है इसकी। मेरे को एक दिन किसी बंदा कोई बिठा के मुझे दे रहा था, मैं कहा छोड़ यार, बियर पीते हैं तो बहुत। मैं यही बोलने वाला था, क्या इल्यूमिनाटी पैग मारो 60-40 बना। तो बहुत डीप चल गया, इतना नहीं सोचते। पाजी एक बात बताओ, आप इतने सारे आर्टिस्ट मैनेज करते हो, सारे बड़े हैं अपने ओहदे में, तो आपको सबसे ज्यादा टाइट कौन रखता है कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, या आपको जो सबसे ज्यादा तंग करता है और रात को 2 बजे भी फोन आ रहा है कि भाई जी ये काम है, ये करके दो कैसे भी, ऐसा कोई आर्टिस्ट है? मुझे टाइट तो कोई नहीं करता, सारे प्यार करते हैं, बट हाँ एक बंदे से मेरी लड़ाई बहुत होती थी, उसका नाम गुरनजर है। हाँ जी, लड़ाई मीन्स वो मेरा बेसिकली आप ये कह लो पार्टी फ्रेंड है। तो रात को 11 बजे 12 बजे हमने अगर इकट्ठे होना, चलो 2 बीरें पी ली, तो बीरे पी के कोई भी टॉपिक पे बहस शुरू होगी, तो वहाँ गरारी फंस जाती थी। एक बार आपको बताता हूँ, बड़ा तगड़ा इंसिडेंट हुआ। हम बढ़िया पार्टी करके आए, ये बाहर मुझे घर तक छोड़ने आए, तो गुरनजर ने नई नई गाड़ी ली थी उस टाइम पे, फॉर्च्यूनर। तो उसके साथ एक हमारा और दोस्त था हैरी। तो मैं आगे बैठा, इन्होंने मुझे उतारा। तो मेरा डॉग है, उसका नाम भी हुगार्डन है। बियर पे नाम रखा हुआ है कितने बड़े बियर लेवर हो सर। तो वो अंदर से जैसे आया बेचारा बाहर, उसने मुझे देखा तो वो भौंकने लग गया। तो हैरी ना कॉमेडियन है हमारा दोस्त, वो ना उसे डराने लग गया, खेलने लग गया, हालांकि वो गेट के अंदर था। मैंने हैरी को कहा, मैं कहा इसका सोने का टाइम है, इसे अभी तंग ना कर, भी रहने दे, इसे सोने दे, भी ये अंदर अपने आप चले जाएगा। वो हटे ही ना। मैंने क्या करा पाजी, मैंने गेट खोल दिया। तो पाजी हुगार्डन आया करे पीछे 60 की स्पीड पे, सीधा हैरी के ऊपर। हैरी के पीछे थी गुरनजर की नई फॉर्च्यूनर। तो हुगार्डन जब छलांग मारा करे, वो इधर उधर करे, उसके पंजे बजा करे फॉर्च्यूनर पे। गुरनजर कहे, पाजी इसको पकड़ लो प्लीज, मेरी गाड़ी पे स्क्रैच पड़ा है। हैरी हुरी ठीक है, मेरी गाड़ी बचाओ। मैं कहा हैरी जब तक सॉरी नहीं मांगता मैं नहीं पकड़ता। पाजी 15 मिनट ये बहस वसाई चली, मैंने नहीं करा। फिर पापा आए अंदर से, निकल कह रहे क्या हो रहा है, हल्ला किया, करे पकड़ जिप्सी। तो उससे मेरी ये नोक झोंक बहुत चलती है। और किसी आर्टिस्ट के साथ मतलब ऐसा नहीं है कि? नहीं सबके साथ। अच्छा, आप तो मिले ही हो सबसे।
अपनी तो महफिल मित्रा दी सजदी रोज चबारे है तो सबके साथ प्यार है, बट वो होते हैं नोक झोंक वाला। मतलब कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जो तंग करता हो, तंग नहीं, कि तंग- मतलब डिसिप्लिन में कि पार्टी करके सोया, सुबह सुबह पहला फोन उसी का बज नहीं गया नहीं, या नहीं कोई भी नहीं, टच वुड ना कोई आए अभी तक तो कोई नहीं है। ये बहुत मैं सही इसको बड़ी चीज़ बार है। हंसता होता हूँ, मैं कोई बात नहीं, अभी 3-4 साल होने दे अभी तो कहता सर कोई बात मैं कह रहा पाजी मजा नहीं आ रहा अच्छा निखिल भाई, कोई आर्टिस्ट आपको छोड़ के गया है कभी कि आपको बुरा लगा हो, यार ये चल इसके लिए भी ठीक है पर मैं कर लेता, या साथ होते तो बढ़िया रहता? पाजी छोड़ के का मतलब मैं दुख नहीं कहूँगा भी उस तरीके से। चलो आज मैं पहली बारी ये डिस्कशन हो रही है तो कर लेता हूँ। मेरे क्रिकेट के बहुत क्लोज दोस्त हैं, उनका नाम हार्डी संधू है। तो हम इकट्ठे क्रिकेट खेल रहे हैं 8-9 साल। वो मेरे सीनियर थे। तो 2016 में हमने उन्हें मैनेज करना शुरू किया था। आई थिंक 17 में वो सोनी चले गए थे। तो उनसे ये था भी बहुत क्लोजनेस नहीं होती, क्रिकेट करके एक बॉन्ड होता है। तो जब वो गए थे तो मेरे को बहुत बड़ा अंदर, मैं किससे शेयर नहीं करी आज तक, बट मेरे को बहुत अंदरों बहुत फील हुआ था भी यार नहीं यार भी इतना पुराना रिश्ता। बट आज भी हम मिलते हैं, बात करते हैं और अच्छी बात होती है हमारी। इतने साल हो गए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ जाते हो तो चीज़ें भूल जाते हो। ये मैं उस मूवमेंट की बात बता रहा हूँ। वो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा फील हुआ था भी मैं, आप ये लगा लो भी रोया भी होऊंगा, मुझे याद नहीं, बट हाँ 100%, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे भी यार नहीं ये साथ होना कोशिश की थी आपने कि यार रुक जाए, इस टाइप से कुछ कि यार देख लो अभी? हाँ कोशिश की थी बट ठीक है, हर बंदे ने अपना फ्यूचर देखना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो वो उस तरीके से। सिमिलरली ऐसा भी कभी हुआ है कि किसी आर्टिस्ट को आपने कहा हो कि भाई आप मेरे लिए सही नहीं लग रहे मुझे बिजनेस के लिए, या मतलब आपने कभी किसी को आउट क्या नहीं है करा? कि जो आते हैं जिनके साथ भी हमने काम किया है भाजी, सो पहले हम उनसे इतने क्लोज हैं, बिफोर स्टार्टिंग द वर्क ऑल्सो हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो पहले ही हो जाते हैं। जैसे अब कुशागर से भी हमने 1 साल पहले बात करी, फिर हम आपस में बेसिकली काम करना शुरू करा, तो वो मैं पहले ही देख लेता हूँ भाजी, क्योंकि ना एक अपना फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, अपन आगे बढ़ना है भाजी, ठीक है जी, हमने ना खुद रुकना है ना किसी को रोकना है, तो ये फॉर्मूले पे अपन चल रहे हैं। और भगवान की दया से वैसे ही इतने अच्छे भाई मिले हैं, इतनी अच्छी टीम बनी हुई है कि कोई चीज़ की कमी नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ भाजी। हम क्रॉस ब्लेड फेस्टिवल करते थे, तो 2020 में हमने किया मार्च में पुणे, पहला पंजाबी म्यूज़िक फेस्टिवल जो कि वहाँ गया, 40 आर्टिस्ट, मल्टीपल स्टेजेस भाजी वहाँ क्या हुआ, हमने पहली बार नॉर्थ इंडियन गए थे, तो 1 हफ्ते पहले वेन्यू वाला कहता कि मैं 10 लाख रुपए नहीं, मैं तो 30 लाख रुपए लूँगा। हमारी तो ऐसी तैसी फिर गई भी यार, ये तो हमारे सारे फेस्टिवल की कॉस्टिंग हिल गई। चलो एक हुआ, हमने कहा कोई ना आगे बढ़ो। सिमिलरली साउंड वाले, सिमिलरली XY जितने वेंडर थे, तो हमारी अगर 10 रुपया कॉस्टिंग थी पाजी, कॉस्टिंग पहुंच गई 17-18 रुपये। तो पाजी मैं तो टूट गया कि मैं तो बर्बाद, जीरो हो जाऊंगा, क्योंकि भाई इतना मार्जिन या कि कहीं होता है भाजी, अपने पास था भी नहीं ना है भी हम इतनी बड़ी गेम खेल जाएं। ये तो ये था कि पंजाबी म्यूजिक फेस्टिवल करना बाहर अपनी जगह से। पाजी हर एक आर्टिस्ट जो अपने साथ है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं वो तो आते ही हैं। जस्सी भाई ने कहा भी कितने पैसे चाहिए, डन। बी प्रैक भाई ने फ़ोन किया भी ओके, वो शो के पैसे कोई ना, तू उसमें एडजस्ट कर लियो, ठीक है जी। उसके बाद परमीश का फ़ोन आया, ठीक है, परमीश वीरा कहता है ये इस तरीके से ये करना है। गुरनज़र का फ़ोन आया, मतलब मैं आपको युवराज हंस, मैं आपको सारे ही नाम जितने हैं अपने बंदे, ठीक है जी, हर एक बंदे एक पहाड़ की तरह होते हैं ना, आके खड़े हो जाते हैं। मिलिंद का मैं परफॉर्म कर रहा था, मिलिंद भाई, मैंज म्यूज़िक पाजी, हर एक बंदा, अब मैं शायद कोई नाम भूल भी जाऊं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है भी, बट हर एक बंदा साथ खड़ा हो गया कि पंजाबी म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है, इसको खींचना है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है भाई, मेरे को नहीं लगता इससे बड़ी हमने कुछ कमाई हो सकती है। तो अभी भी हमें कई बार ये होता है कि हम डाउन हैं या कहीं नहीं है, ऐसे खड़े हो जाते हैं सारे साथ आगे, यही कमाया। भाई बहुत ही बढ़िया बात है, और अब तो हम भी आपके साथ खड़े हो गए हैं तो आगे भी साथ में हम आपको दिखते रहेंगे इधर उधर।
एक दूसरे के काम को प्रमोट करते हुए। तो जाते जाते कुशाग्र भाई के हम फ्यूचर प्लान्स जानना चाहेंगे भाई। अभी तो ईपी आई है, आगे और क्या क्या धमाके होने वाले हैं? आगे भैया गाने तो करने ही है, बट अभी मैंने नया नया लिखना शुरू किया है। मतलब अभी ही ये ईपी के भी गाने मैंने ही लिखे हैं, एंड मेरे साथ कुछ मेरे दोस्तों ने लिखे हैं, बट मेनली मैंने लिखे हैं। फिर एक गाना आया था मेरा बरसात, वो भी मैंने लिखा था। तो पहले मुझे लिखना नहीं आता था, तो गुरनज़र पाजी ने मुझे ट्रेन किया इसमें, क्योंकि जो मेरा पहला गाना आया था स्टॉक, तो लकीली वो गाने बनने की प्रोसेस में मैं उनके साथ था, तो मुझे समझ में आया कि कैसे लिखते हैं, कैसे कंपोज करते हैं। क्योंकि जब मैं नया नया आया तो सर ने मुझे बोला कि तू लिखता नहीं है, तू कंपोज नहीं करता, तो तुझे आगे दिक्कत होगी, क्योंकि तू डिपेंडेंट हो जाएगा लिरिक्स के लिए और उस चीज़ के लिए। तो तुझे ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे मैंने डेवलप की। तो आगे मैं हमेशा ना जैसे मेरा एक रहता है हमेशा माइंड में कि जो भी मैंने पीछे किया उससे मैं कुछ ना कुछ बेटर ही करूँ आगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट और कुछ ना कुछ बेटर ही बनाऊँ। तो जैसे मुझे लगता है कि जैसे जो मेरा बरसात गाना आया था उससे इस ईपी के गाने बेटर है, आई फील। एंड आगे भी मैं मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। जैसे आगे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मैं इंग्लिश हिंदी मर्ज बनाऊँ कुछ ना कुछ ऐसी डिफरेंट आई वांट टू डू। निखिल बाजी, आपको लगता है ये इंग्लिश हिंदी का मर्ज वाली चीज़ चलेगी इंडिया में? मतलब आप काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो ये करते हैं, जी, जी। बट उस लेवल पे फटते नहीं है, क्योंकि इंग्लिश आता ही ना इंडियन ऑडियंस पीछे हट जाती है। बंद करो इसको यार, क्या है ये? नहीं, ये अब वर्क करेगी करेगी 100% करेगी। क्योंकि अब देखो उसमें ना पहले एक और प्रॉब्लम थी, जो इंग्लिश लिसनर भी था वो भी हिंदी या पंजाबी गाना नहीं ना सुनता था। हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे इंग्लिश नहीं सुनते, बट वो वहाँ पर भी सेम ही था। अब दोनों ऑडियंसेस ने एक्सेप्ट करना, कोलैबोरेशन का ज़माना आ गया पाजी। अब आया कोलैबोरेशन का ज़माना। अगर हम पहले बात करें तो हम कई साल से पहले चल रहे थे। अब लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस का एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी एग्जांपल साउथ की फिल्में। आप देखो साउथ की फिल्में साउथ में नहीं चलती भाई, आप पंजाब चले आओ हाउसफुल। तो अब लोगों ने जो मल्टी लैंग्वेज चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है। कितने सारे गाने ऐसे चले हैं जो कि बाहर की लैंग्वेज चल रहा है। वैसे टेशर एक रैपर है, उसका भी बढ़िया चला है, जलेबी बेबी करके जो है, वो भी मिक्सचर ही है दोनों का, इंग्लिश और हिंदी। और कोई ऐसा गाना भी आने वाला है जिसमें 3 दोस्त हैं? आने वाला है। बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। और लड़की ले जाएगा एक लड़का लड़की। उनका नाम है पीयूष, शुभम और दीपक। 3 दोस्तों का नाम है। अच्छा, फ्यूचर में तू किसी के साथ कोलैब करना चाहता है? ड्रीम कोलैब है वो तेरा? क्या है? बिल्कुल करना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले तो अब एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लग रही है आज के टाइम पे, आर्टिस्ट में भी और ऑडियंस में भी, कि आर्टिस्ट कोलैब कर रहे हैं और ऑडियंस कोलैब एक्सेप्ट कर रही है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारी जो इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री बोलूँगा मैं, साथ में जब सब आर्टिस्ट काम करेंगे तो ही बड़ी होगी। अब मुझे लगता है कि पहले अगर थी भी थोड़ी बहुत कि मैं इसके साथ कोलैब नहीं करूँगा, या ये मेरे से छोटा आर्टिस्ट है मैं इसके साथ कोलैब नहीं करूँगा, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और वो चीज़ हमारे इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएगी। एंड मेरे ड्रीम कोलैब्स तो कुछ जैसे मैं अरिजीत सर के साथ ज़रूर करना चाहता हूँ। उनके लिए मैं चाहे कंपोज करूँ, चाहे लिरिक्स लिखूँ, चाहे हम साथ में गाएं, बट कुछ ना कुछ आई वांट टू डू विद हिम। एंड आई रियली वांट टू कोलैबोरेट विद डिवाइन सर। आई रियली वांट टू डू, बिकॉज मैं थोड़ा मेलोडी एंड सॉफ्ट म्यूज़िक करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब अपना जॉनर करूँ एंड उनका कुछ उस तरह का अगर रैप आएगा, बढ़िया मिक्सचर हो जाएगा, एक पैकेज। क्रेजी। एंड मुझे रैपिंग सीन ना बहुत ज़्यादा पसंद है सीरियसली। पैराडॉक्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब वो भी मेरी एज के ही है, एंड आई लव हिज वर्क। मतलब मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो उनको भी, उनके साथ भी कभी अगर आपके दोस्त हैं वो तो। हाँ, तो उनसे बात करेंगे ना, और क्या। वो अभी हम इकट्ठे हुए थे चंडीगढ़, मेटा इंडिया। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आए, मिले, हम बड़ी तारीफ करी उन्होंने आपकी, और वो बहुत टैलेंटेड है। बहुत बढ़िया है। मतलब अभी उनके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर 19-19 साल की उम्र में वो ऐसा लिख रहे हैं, तो आज से 6-7 साल बाद तो क्या ही करेंगे। वॉइस मॉड्यूलेशन इतनी बढ़िया है उनकी। बहुत ज़बरदस्त। पाजी, निखिल पाजी, मैं चाहता हूँ जाते जाते कुशाग्र को भी और अपकमिंग आर्टिस्ट को भी थोड़ा आप कुछ टिप दो कि कैसे लंबी गेम कैसे खेली जाती है, क्योंकि आपने इतने आर्टिस्ट को अब तक सस्टेन करके रखा है, आपसे बेहतर कौन जानता है, तो थोड़ा एक टिप दो। सबसे पहली चीज़ जो इस फील्ड के अंदर है वो है पेशेंस। क्योंकि इसमें सक्सेस जब आता है तो एकदम आपको ऊपर लेके चले जाएगा, बट ये ज़रूर है कि बहुत लंबे लंबे टाइम तक कई बार नहीं आता। तो इसमें डटे रहना एक बेसिकली सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली,
हर बंदा बोलता है हर फील्ड के अंदर हार्ड वर्क, उसके बिना कुछ नहीं होएगा। सो बेसिकली मैं कुशागर को बोलता होता हूँ कि तू कुशागर नहीं है जो सिंगर है, तू कुशागर के लिए काम करता है। यू आर अ वर्कर फॉर कुशागर विच इज़ अ ब्रांड। तेरे को हर रोज़ 10-12 घंटे उस ब्रांड के लिए देने हैं। अगर तू नहीं दे रहा, स्टूडियो सेशंस नहीं कर रहा, अपने शरीर पे काम नहीं कर रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वोकल्स पे काम नहीं कर रहा, तो बेसिक इट्स लाइक गोइंग टू अ कॉलेज। और कोई भी आप फील्ड हो, आप सीखते हो, 10-12 घंटे की जॉब करते हो, तेरी यही जॉब है करनी। तो हार्ड वर्क इज़ दी सेकेंड थिंग। थर्ड, लोग जितने जोड़ सकते हो अपने साथ जोड़ के रखो, अपने दोस्त, अपने यार, अगर वो साथ हैं तो ज़िंदगी बहुत ईजी है। नहीं तो हर पड़ाव पे दिक्कत है, हर पड़ाव पे खुद लड़ना पड़ेगा। जिसके पास दोस्त नहीं है, या मैं आप आज तीनों की एग्जांपल मैंने शो के अंदर भी डिस्कस किया था और आज भी करता हूँ, इससे बड़ी ब्लेसिंग पाजी कुछ नहीं है। सही बात है। क्योंकि दुनिया लोनलीनेस में ही बैठी है, डिप्रेशन में जा रही है, उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। आप साथ हो, लोग साथ हैं, आप वैसे ही चैंपियन हो। आप बुरा वक्त भी ऐसे ही निकाल जाते हो, हंसते खेलते। हंसते खेलते। तो दोस्तों इसी बढ़िया नोट पर हम ख़त्म करते हैं इस मज़ेदार एपिसोड को। उम्मीद है आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा तो यहाँ से सीखा ही होगा। तो मैं बता दूँ, यहाँ पर स्क्रीन पर कुशाग्र के लेटेस्ट ईपी का प्लेलिस्ट आ रही है पूरी, आप वहाँ जाके सुन सकते हो। कुशाग्र के चैनल का गोल बटन आ रहा है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। निखिल भैया अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे शो करते हैं फ्राइडे टॉक्स, जिसका मेन थीम है मोटिवेशन। तो आप देखो, जो बंदा इतने बड़े कंपनी रन कर रहा है, इतने सारे आर्टिस्ट को मैनेज कर रहा है, वो अपने पैशन के लिए आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक शो भी रन कर रहा है, जो जिसमें अलग से मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पर वो दे रहे हैं जस्ट बिकॉज कि अगर एक बंदे की भी लाइफ उस शो को देख के चेंज हो जाए, तो जाकर वो शो ज़रूर देखना। क्योंकि उसमें हम भी हैं, तो हमें भी देखने के लिए आप जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सबके लिंक मिल जाएंगे, निखिल भैया के चैनल का, कुशाग्र के चैनल का गोल बटन यही स्क्रीन पर आ रहा है, आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मिलेंगे ऐसे एक और मजेदार पॉडकास्ट। मजा आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दो भाई, शेयर जरूर करना। शेयर क्योंकि जरूर इस करो पॉडकास्ट में आई एम श्योर आपको थोड़ी सी वैल्यू मिली होगी यार, कहीं ना कहीं पक्की किसी ना बात किसी है। पॉइंट पे। तो भाई सही बंदे तक शेयर कर दो, एंड दैट इज, हमको भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, जय जय श्री राम।